सबसे पहले आपको झमाझम मुसीबत की तस्वीरें दिखाते हैं। नोएडा में थोड़ी बारिश के बाद भीषण जाम लग गया। ग्रेटर नोएडा से नोएडा आने वाले रास्ते पर हजारों गाड़ियां फंस गई। सेक्टर 98 चौराहे के पास भीषण जाम लगा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। बारिश के बाद ट्रैफिक लाइट खराब होने की वजह से सड़क पर भीषण जाम लग गया है। लोग कई घंटे से अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं। नोएडा की कई सड़कों पर यही स्थिति है। थोड़ी सी बारिश के बाद ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जो लोग इस वक्त नोएडा में स्काई मार्ग सेक्टर 98 या तमाम रास्तों के जरिए हल्की बारिश के बाद अपने घरों के लिए जा रहे हैं, उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेक्टर 82 या आगे के सेक्टर्स के लिए जाने के लिए अर्थात हॉस्पिटल, फेलिक्स हॉस्पिटल, तमाम जगह जाने के लिए जो रास्ते हैं वो बारिश के बाद से पूरी तरह से बंद है। देखिए लोगों की यहाँ पर क्या हो रहा है भाई साहब, क्या दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कतें माथ भी पड़ी है। देखिए यहाँ लोग अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई साहब क्या दिक्कतें आ रही है? जाम आधे घंटे से लोग फंसे पड़े हैं, लेकिन कोई यहाँ पे है ही नहीं ठीक करने के लिए, ना पुलिस वाले। बताइए कैमरे पे बताइए जरा क्या दिक्कत है? यहाँ पे कोई है ही नहीं ठीक करने के लिए। आधे घंटे से लोग फंसे पड़े हैं, पूरा क्रिसमस लगा हुआ है, कोई है नहीं। क्या दिक्कतें आ रही है? कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है। तो देखिए लोग लगातार बता रहे हैं कि गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। देख सकते हैं आप, पूरा रास्ता जाम है, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला है। भाई साहब यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है? नहीं है, अभी कोई नहीं है। तो देखिए आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो गाड़ियां पूरी तरह से फंसी हुई हैं। आप ये समझिए कि यहाँ पर निकलना भी दूभर है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो तस्वीर है यहाँ पर वो हम लोगों के सामने रख रहे हैं। लोगों को बता भी रहे हैं कि कैसे तरीके से रास्ते पूरी तरह से यहाँ पर ब्लॉक हो गए हैं। जो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आप देखिए जिसको जहां मिल रहा है उसने अपनी गाड़ी को वहां पर लगा कर रख दिया है। और ये देखिए भाई साहब क्या दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है भैया। पानी पानी हो गया, पानी हो गया भैया। इतनी देर तो बारिश भी नहीं हुई लेकिन लोग जाम में फंसे हुए हैं। गाड़ी निकालने दो भैया, बात मत करो। तो देखिए ये लोग यहाँ पर लगातार फंसे हुए हैं। जो तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं सर यहाँ पर, सर क्या कहेंगे आप? सर जिस तरीके से देखिए ये तमाम लोग जो है बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के जो लोग यहाँ पर निकले हैं। तो यूपी में बाढ़, बारिश और बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों की मीटिंग ली। आज बारिश के चलते लखनऊ में शहर भर में पानी की स्थिति, विधानसभा में भी पानी भर गया, जिसको देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों की अहम मीटिंग ली है। तो आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जब विधानसभा के अंदर पानी भर गया था। नगर निगम कार्यालय में भी पानी भर गया, लखनऊ के मेयर के घर में भी पानी घुस गया। तो ये वाटर लॉगिंग की समस्या का सामना पूरे लखनऊ को करना पड़ा है। जगह जगह जल जमाव हो गया था और विधानसभा के अंदर तो बाल्टियों से, वाइपर से पानी निकाला जा रहा था। सभी नेता उसी पानी से होते हुए गए थे। नीचे ऑफिसेस में पानी भर गया था, जिससे काम भी बाधित हुआ है। और बाढ़ बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग ली है। तो आपको बता दें, एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ इसी बारिश के बीच बिजली कटौती से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। एक तरफ वाटर लॉगिंग तो दूसरी तरफ ट्रैफिक बड़ी मुसीबत की तरह लोगों के सामने। तो बात विधानसभा में पानी और यूपी की राजधानी। आज लखनऊ से चौंकाने वाली तस्वीरें आई। यहाँ कुछ घंटों की बारिश नहीं, पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। सबसे बुरा हाल तो विधानसभा का हुआ, जहां नीति नियंता जनता से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की जाती है। वहां भी बेसमेंट से लेकर कमरों तक में पानी ही पानी नजर आया। और अब जब पानी नगर निगम होते हुए विधानसभा के अंदर तक दाखिल हो गया तो उस पानी पर सियासत भी छपाक होने लगी। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था। लखनऊ शहर अदद बारिश को तरस रहा था, लेकिन जब मेघों की मेहरबानी हुई तो ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे गया। बारिश मूसलाधार थी, चिलचिलाती गर्मी से परेशान लोगों को राहत देने वाली थी, लेकिन जो सड़क पर चल रहे थे उन लोगों के लिए किसी आफत से भी कम नहीं थी, क्योंकि चंद मिनटों के भीतर सारी सड़कें डूब चुकी थीं। न गड्ढों का पता था न रोड का, और नगर निगम भी पानी पानी हो गया।
लेकिन सबसे बुरा हाल तो यूपी विधानसभा का हुआ। देखते ही देखते घुटनों तक पानी भर गया। न विधानसभा का बाहरी परिसर बचा, न अंदर के कमरे। जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी। लखनऊ में बारिश के बाद विधानसभा के जो मुख्य भवन है उसके निचले हिस्से में पूरी तरीके से पानी भर गया है। कई ऑफिस यहां पर हैं और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और किस कदर इस पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ जल भराव की समस्या से परेशान है। कई दरअसल कार्यालय हैं यहाँ पर, बड़ी तेजी से अलग काम चल रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जल भराव है, स्टाफ जो है वो नहीं मौजूद है। वजह यह है कि जल भराव इस तरीके से, हालांकि एक स्टाफ है यहाँ पर, ये जल भराव है। पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किसी तरीके से इस जल भराव को खत्म किया जा सके। और ये आप स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन पानी नीचे भरा हुआ है। ये पानी आप देख सकते हैं। दीवान जी की आप देखिए तस्वीरें, ये पैंट ऊपर, वजह साफ है कि पानी भरा है तो खड़े हैं पानी के बीच में। ये समस्या है यहाँ पर। विधानसभा के गेट नंबर 7 की तस्वीर ऐसी ही कि आप चौंक जाएंगे और यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये कोई आम रास्ता है या फिर वो जहां रोजाना बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को सिस्टम पर तंज कसने का मौका भी मिल गया। शिवपाल यादव ने अपने एक्स हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट कर दिया। शिवपाल सिंह यादव ने लिखा, बजट की सबसे ज्यादा आवश्यकता विधानसभा को है। एक मूसलाधार बारिश में ये हाल है तो बाकी प्रदेश भगवान भरोसे। यानी विपक्ष पानी में भी सियासत ढूंढ रहा है और विधानसभा के बहाने पूरे प्रदेश का हाल बयां किया जा रहा है। आज तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है सदन में, जब भी मैं रही हूँ, कि सदन के अंदर पानी के आसपास पानी भर गया और मंडप, जो मुख्य मंडप है, उसमें पानी चू रहा है। तो ये इससे बड़ा तो इंतज़ाम मैं नहीं सोच सकती कि इसके ऊपर सवाल, इससे ज़्यादा कमजोरी कहीं हो सकती है। क्योंकि हम विधानसभा अध्यक्ष जी के कार्य किया है, उन्होंने काफ़ी इसका कायाकल्प किया है, लेकिन इतनी ख़राब व्यवस्थाएं क्योंकि पहले से पानी निकासी की यहाँ पर रही हैं। ये पानी की निकासी समस्या सिर्फ हमारे विधानसभा की नहीं है, ये तो आपके कैमरे के अंदर आ गया, क्योंकि आपने देखा कैसी अव्यवस्थाएँ हो चुकी हैं। ये पूरे के पूरे प्रदेश में ये अव्यवस्थाएँ फैली हुई हैं। गाँव, शहर, टाउन एरिया सब डूब गए हैं। खैर, सवालों के घेरे में नगर निगम है, ड्रेनेज सिस्टम है। आखिर यूपी की राजधानी का जब एक बारिश में ये हाल हो जाता है तो दूसरे शहरों का क्या? न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। और विधानसभा में पानी से इतर बात उसी विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट की करें तो शिवपाल यादव ने बजट को जनता के साथ धोखा करार किया है। अब उसी धोखे वाली सियासत पर केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को ही धोखा करार दिया। बजट पर दोनों के बीच आपको वार और पलटवार दिखाते हैं। और देखिए, आज जो बजट आया है ये केवल जनता के साथ धोखा है। बजट में कुछ है ही नहीं, जबकि अभी मार्च में जो बजट सत्र आया था वो तो खर्च कर नहीं पाए। तो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से जनता को गच्चा देने का काम किया। पूरक है, कल प्रस्तुत हो गया है। प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो सदन के माध्यम से अनुपूरक लाया जाता है। कल अनुपूरक लाया गया है और विकास को एक नया मुकाम मिले, इसका प्रयास किया जाए। समाजवादी पार्टी का ही धोखा है, अनुपूरक बजट आया है वह सिर्फ एक धोखा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, समाजवादी पार्टी ही एक धोखा है। और जिस जातीय जनगणना को विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाया, अब उसी मुद्दे पर संसद में संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष जातीय जनगणना की मांग पर अडिग है तो बीजेपी सवाल पूछ रही है, जनगणना कराएंगे लेकिन जाति नहीं बताएंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर कैसे जातीय जनगणना की लड़ाई में फिर से सियासत गर्मा गई है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे।
आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? लोकसभा चुनाव में जिस जातीय जनगणना के नाम पर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने चुनाव लड़ा, अब उसी जातीय जनगणना पर संसद में जंग छिड़ी है। सवाल पूछे जा रहे हैं, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं और शब्दों के बाण दिल्ली से लखनऊ तक। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर संसद के बाहर भी विपक्ष बेहद आक्रामक है। अखिलेश यादव ने संसद के बाहर एक बार फिर जातीय जनगणना की बात की और अनुराग ठाकुर पर हमला बोला। सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन सदन के अंदर की तस्वीर बिल्कुल अलग है। पोस्टर लहराए जा रहे हैं, जनगणना की मांग हो रही है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिन भर जाति जाति करते हैं, लेकिन किसी ने उनसे जाति पूछ ली तो देखिए कैसे करते हैं। विपक्ष का रवैया आज के इस सदन में जो कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर, और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में जाति के नाम पर ठीक ठाक प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जातीय गोलबंदी की शुरुआत कर दी है, जिसे आगामी चुनाव के लिए सियासी हथियार के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं इस पूरे मसले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने लिखा, जातीय जनगणना को लेकर नाटकबाजी हो रही है, ओबीसी समाज को छलने की कोशिश हो रही है। आरक्षण को लेकर दोनों पार्टियों का इतिहास ठीक नहीं, कांग्रेस और बीजेपी पर विश्वास करना ठीक नहीं। यानी जाति आधारित पार्टियां जाति आधारित जनगणना की प्रबल हिमायती रही हैं, तभी तो संसद में जाति के नाम पर जंग छिड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच जातिगत जनगणना की मांग के दौरान जमकर बहस हुई। मामला तब और बढ़ गया जब अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए ही ये कहा कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अब अनुराग ठाकुर के इसी बयान के बाद जबरदस्त हंगामा छिड़ गया है। जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? सदन की तस्वीर इन दिनों किसी सियासी अखाड़े से कम नहीं है। विपक्ष इस बार हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रहा है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को करारा जवाब दे रहा है। लेकिन मंगलवार को सदन में जातिगत जनगणना के मुद्दे ने ऐसा रूप ले लिया कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच जुबानी संग्राम छिड़ गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को घेर लिया। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति
माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर के बयान पर सदन में जबरदस्त तूफान मचा। राहुल गांधी ने बीच में ही अनुराग ठाकुर के बयान का विरोध किया, लेकिन ये भी कह दिया कि उन्हें अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना है करिए, मैं खुशी से लूंगा। इस बीच अखिलेश यादव भी सियासी अखाड़े में कूद पड़े और उन्होंने राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर पलटवार किया। अखिलेश ने सवाल किया कि आखिर कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? यानी सत्ता और विपक्ष के बीच अब ये सियासी लड़ाई और दूर तक जाने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बदतमीजी है, उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। अनुराग ठाकुर साहब को तमीज सीखनी चाहिए। राहुल जी ने जो कहा है सही तो कहा है। देश के अंदर जब तक ये आप पता नहीं करोगे कि कौन किसकी तादाद कितनी है, तब तक आप किसी की मदद कैसे कर पाओगे। जाहिर है सियासत की ये जंग अभी और बड़ी होने वाली है। और जाति पर राजनीति से अलग अब बात वायनाड त्रासदी की। मंगलवार की रात 2 बजे पहली बार केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना सामने आई, जब लोग देर रात अपने घरों में सो रहे थे। टूटी चट्टान का मलबा लोगों को बहाते हुए ले गया और गांव के गांव तबाह हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस त्रासदी से सैकड़ों जिंदगी को बचाया जा सकता था? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर बताएंगे कि आखिर कैसे केरल सरकार ने एक बड़ी लापरवाही की है। वायनाड पर सैलाब स्ट्राइक। तबाही ऐसी जैसी देखी नहीं कभी। केरल के कई इलाकों में भीषण तबाही। रही चट्टान, बेबस इंसान। वायनाड के लोगों पर मॉनसून किस कदर मौत बनकर टूटा है, इन तस्वीरों को देखकर आप उसका अंदाजा लगाइए। जहां तक नजर जाती है, हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जोर शोर से जारी है। स्थानीय प्रशासन से लेकर आर्मी की टीमें लोगों को बचाने में जुटी हैं। लेकिन हर दिन बीतने के साथ मरने वालों का नया आंकड़ा सामने आता है और मृतकों की बड़ी संख्या सबको हैरान कर देती है। मंगलवार की रात 2 बजे पहली बार केरल के मुंडक्कई इलाके में भूस्खलन की घटना सामने आई, जब लोग देर रात अपने घरों में सो रहे थे। टूटी चट्टान का मलबा उन्हें बहाते हुए ले गया और गांव के गांव तबाह हो गए। इसके बाद चूरल माला में भी सुबह 4:10 पर लैंडस्लाइड हुई और कई घरों को बहाते हुए अपने साथ ले गई। लगातार हो रही लैंडस्लाइड की इन घटनाओं ने केरल के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में अगर लैंडस्लाइड नहीं रुकी तो केरल से और भी भयावह तस्वीरें सामने आ सकती हैं। तबाह आशियाने, चीखते लोग,
मलबे से निकलती लाशें। इस समय वायनाड की यही तस्वीर है। जहां तक नजर जाती है हर तरफ मातम पसरा हुआ है। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। घरों से निकलने के रास्ते बंद हैं। लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। इलाके में खराब मौसम और बारिश के चलते राहत बचाव के काम में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि थल सेना और वायुसेना के बाद अब नौसेना भी वायनाड में राहत बचाव के काम में जुट गई है। दक्षिणी नौसेना कमान ने केरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुरोध पर 68 सदस्यों की डिजास्टर रिलीफ टीम को तैनात किया है। इसके अलावा कई टीमें स्टैंडबाई पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें बताती हैं कि चट्टानें टूटने से आए मलबे में गांव के गांव दब गए। बारिश और बाढ़ ने केरल के इन गांवों में ऐसा कहर बरपाया कि इन गांव तक पहुंचने वाले रास्ते भी बह गए, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को फंसे हुए लोगों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। मलबे में अभी भी न जाने कितने लोग दबे होंगे और कितने घरों की उम्मीदें लैंडस्लाइड से आई तबाही में चकनाचूर हो गई होंगी। कल तक जहां हरियाली नजर आती थी, बस्तियां दिखाई देती थी, आज वहां तबाही का मंजर है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री वायनाड में हुई मौतों पर शोक जता चुके हैं। मोदी सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन मौके पर हैं, लेकिन अब इस आपदा को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है और ये सवाल भी सामने है कि क्या वायनाड में आई आपदा इंसानी लापरवाही का नतीजा है। केरल में आई आपदा में मरने वाले सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। वायनाड और उसके आसपास के इलाकों में लैंडस्लाइड और भारी बारिश से जिन लोगों की मौत हुई, क्या वो केरल सरकार की लापरवाही का नतीजा है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि केरल में आई आपदा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 23 जुलाई को केरल सरकार को चेतावनी भेजी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को रिमाइंडर भेजा गया था, 25 जुलाई को दोबारा से रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन केरल सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए आप बने रहें न्यूज 18 के साथ।